वर्सेस फैक्ट इन डेंगू। इस प्रेजेंटेशन के दौरान हम एक यात्रा करेंगे आधे घंटे की। हमने जो टिकट कराया है वो टिकट है राइट पैथोलॉजिकल प्लस होम्योपैथिक अप्रोच। मतलब हम डेंगू की यात्रा करेंगे डेंगू एक्सप्रेस में बैठ के, और हमारे पास जो टिकट है वो है राइट अप्रोच इन होम्योपैथिक प्रैक्टिस और करेक्ट पैथोलॉजिकल नॉलेज अबाउट द डेंगू या अबाउट द यात्रा। ये जो ट्रेन गुजरेगी जब, तो शुरुआत के कुछ जो स्टेशन होंगे वो आपको कुछ फियर स्टेशन होंगे जिन पे जाने के बाद आपको थोड़ा डर लगेगा, जो कि डेंगू के कुछ मिथ्स को बताते हैं। उनको मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा, और उसके बाद धीरे धीरे जैसे हम यात्रा करते जाएंगे हमारे जो फियर के स्टेशन है वो गुजरते गुजरते फैक्ट्स के स्टेशन पे चले जाएंगे हम, और फाइनली हम जिस स्टेशन पर पहुंचेंगे वो होगा कॉन्फिडेंस इन डेंगू ट्रीटमेंट। आइए यात्रा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा एक एक्सप्रेशन होता है जब भी हमारे घर में कोई डेंगू पॉजिटिव हो जाता है और या हमारे पास कोई डेंगू पेशेंट आ जाता है, तो एक पैनिक क्रिएट जरूर होता है, चाहे हम उसको दिखाएं या ना दिखाएं। मेरे साथ तो ऐसा होता है। NH1 जैसे ही पॉजिटिव आया हमारा घर वालों का एक रिएक्शन होता है, हे भगवान डेंगू हो गया, अब क्या करें। लगता है जब भी डेंगू पॉजिटिव होता है प्लेटलेट्स कम हो गई, अब तो ब्लीडिंग कभी भी वो देख, मतलब पॉजिटिव होते ही आपके दिमाग में ये आता है अब तो पता नहीं कब नाक से खून आने लग जाएगा, कब लैट्रिन में खून आने लग जाएगा, कब पेशाब में खून आने लग। दूसरा फियर आता है अब तो हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। डेंगू आप पॉजिटिव हो गए तो आपको हॉस्पिटल में एडमिशन से ही काम चलेगा, आप घर में बैठ के इसका इलाज नहीं कर सकते, क्लिनिक्स पे इनका इलाज नहीं हो सकता। फियर नंबर 3 या स्टेशन नंबर 3, प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूजन ही एकमात्र इलाज है। हमारे दिमाग में तुरंत ये बात आती है, अरे भाई इसको तो प्लेटलेट जरूर चढ़ने वाले, डेंगू पॉजिटिव हो गया, प्लेटलेट्स इसकी कम हो गई। फियर नंबर 4, ये बड़ा आप लोग सुनेंगे, बकरी के दूध, लीची, पपीती के बीज से ही प्लेटलेट्स बढ़ेंगी। मैंने यहाँ पर जो टर्म लिखा है वो थोड़ा सा आप गौर करिएगा, से ही। मैं यहाँ ये प्रूव नहीं कर रहा कि इनसे बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी, पर इन्हीं से बढ़ेंगी, ये एक फियर है कि अगर हमने बकरी का दूध नहीं दिया, लीची नहीं दी, पपीते के बीज नहीं दिए तो नहीं बढ़ेगी, ऐसा नहीं है। ठीक है। फियर नंबर 5, डेंगू की दवा सिर्फ एलोपैथी में ही है, इसमें होम्योपैथी काम नहीं करती। आप लोगों को बहुत ऐसे लोग मिल जाएंगे, क्योंकि मैं जहां पर रहता हूँ वहीं पर प्रैक्टिस करता हूँ आस पड़ोस में, तो ज्यादातर लोग मुझे जानते हैं या मेरे कभी चाइल्डहुड फ्रेंड्स रहे हैं, तो उनके यहाँ कभी कोई डेंगू पॉजिटिव हुआ, कोई बात हुई और हमारी अगर बात चल रही होगी तो वो कहते अरे नहीं यार इस समय तो एलोपैथी देना पड़ेगी, होम्योपैथी थोड़ी काम करेगी, प्लेटलेट्स कम हो गई, क्या पता कब ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ जाए। ठीक है। तो ये जो 5 स्टेशन आपने देखे डेंगू एक्सप्रेस के, वो फियर के थे। फैक्ट क्लियर करने से पहले एक शॉर्ट पैथोजेनेसिस बताऊंगा डेंगू की, जिससे आपको फैक्ट समझने में मदद मिलेगी। डेंगू के दौरान बॉडी में बेसिकली होता क्या है, तो आप दो बातें पकड़ के चलिए। जब भी आपके बॉडी में वायरस आता है, मॉस्किटो बाइट से होता है, डायरेक्ट ब्लड में एंट्री होती है, और जैसे ही वो रेप्लिकेट करेगा वैसे ही सबसे पहले ये दो ऑर्गन को टारगेट करता है। पहला है हमारी बोन मैरो, और बोन मैरो में ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट तीनों ही सीरीज की सेल्स को कम कर देता है। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको लो प्लेटलेट्स लिखा है और लो डब्ल्यूबीसी लिखा है, लो आरबीसी नहीं लिखा है। उसका भी मैं रीजन आपको बाद में बताऊंगा। जब डेंगू होता है तो आपकी रिपोर्ट्स में मैं कुछ रिपोर्ट्स भी आपको दिखाऊंगा, आरबीसी शुरुआत में कम नहीं होती, हालांकि वो सारी सीरीज को सप्रेस करता है। ये आधा डेंगू है, इस बात को समझिए। अभी जैसे ही हमारी बॉडी में डेंगू वायरस आया उसने हमारी बोन मैरो को सप्रेस कर दी, अब हमारी बॉडी रिएक्ट करेगी तो वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने लिखा हुआ है, ये हमारा विरोध है। हमारा विरोध क्या है कि हमारी जो एंटीबॉडीज होंगी वो वायरस को तो एलिमिनेट कर देंगी 5 दिन के बाद, लेकिन अब जो इन्फ्लामेटरी स्टॉर्म बन गया है बॉडी में, इतनी सारी जो एंटीबॉडीज बन गई हैं वो हमारी ही बॉडी को मारना चालू कर देती है, जिसको हम पैथोलॉजी में अच्छी तरीके से हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस कहते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का मतलब है कि हमारी बॉडी की एंटीबॉडीज बनी, उन्होंने वायरस को मारा, वायरस एलिमिनेट कर दिया, लेकिन अब जो डेंगू में हो रहा है वो हमारी ही एंटीबॉडीज की वजह से हो रहा है। इस बात को भी ध्यान रखना है, क्योंकि मैं आगे एक दवाई बताने वाला हूं उसकी।
तो इसमें जो बेसिकल सबसे मेजर प्रॉब्लम होती है वो होती है कैपिलरी लीकेज की। मतलब हमारी जो ब्लड वेसल वॉल है वो लीकी हो जाती है और उनसे प्लाज्मा निकल निकल कर हमारे टिश्यूज में आने लगता है, जिससे हम शॉक की कंडीशन में जा सकते हैं। ये हमारी बॉडी की विरोध की वजह से हो रहा है। 5 दिन के बाद हमारा विरोध चालू होता है और 5 दिन के बाद जो विरोध होता है, ध्यान रखिए, इसको हम क्रिटिकल फेज ऑफ डेंगू कहते हैं। आप कोई भी डेंगू जब आपका पॉजिटिव आएगा तो 5वें दिन खेल करेगा। 5 दिन तक आपको जो प्लेटलेट काउंट कम मिलेंगे, डब्ल्यूबीसी काउंट मिलेंगे, वो कितने मिलेंगे? 80,000, 70,000, 60,000, 50,000, है ना। अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो हम ज्यादातर देखते हैं कि प्लेटलेट्स की संख्या कितनी कम हो रही है, हमको कुछ और देखना चाहिए पैथोलॉजी की रिपोर्ट में। प्लेटलेट काउंट से फर्क नहीं आएगा उतना जितना आपको कॉम्प्लिकेशन लीकी के कारण होता है, कैपिलरी लीकेज से। तो अब बात करते हैं पहले फैक्ट की। पहला फैक्ट स्टेशन आ गया है अपना। पहला हमारा फियर क्या था कि प्लेटलेट्स कम हो गई हैं, अब तो हेमरेज होके ही रहेगा, ब्लीडिंग होके ही रहेगी। तो क्या मेरा ये पूछना है कि क्या सभी डेंगू के पेशेंट में आपको हेमरेज होता है? नहीं, 5% केसेस डेंगू के हेमरेजिक डेंगू होते हैं। बाकी 95% केसेस में प्लेटलेट गिरेगी सब में, लेकिन ब्लीडिंग 5% केस में होती है। तो ये दिमाग में बैठा लेना कि अब तो डेंगू हो गया, ब्लीडिंग होगी ही होगी। मैंने अपने पूरे इस क्लिनिकल उसमें कई डेंगू के पेशेंट्स टैकल किए, लेकिन एक मुझे केस याद है जिसमें मैंने ब्लीडिंग देखी थी, और वो महिला थी, और वो ये कह के आई कि मुझे तो साहब पीरियड्स चालू हो गए। चूंकि साथ में उसको फीवर भी था, या उस समय, चूंकि अच्छी बात यह है कि ये डिजीज का एपिडेमिक होता है, तो जब भी इसका एपिडेमिक होता है एक पर्टिकुलर टाइम पे बहुत केसेस मिलते हैं। जब वो मिलते हैं तो हमारे दिमाग में हमेशा एक शक रहता है, हम रूटीनली जांचें कराते हैं तो पॉजिटिव दिख जाता है पेशेंट। तो जब मैंने उसकी जांच कराई तो उसके प्लेटलेट काउंट बहुत कम आए, तब पता पड़ा। नहीं तो पेशेंट तो ये कहते आया था कि मुझे साहब पीरियड्स चालू हो गए, वो बंद नहीं हो रहे। इसके अलावा मैंने जितने भी डेंगू के पेशेंट देखे, किसी को हेमरेज नहीं देखा है। तो हेमरेज होगा ही, डेंगू जब भी पॉजिटिव होता है। ये बिल्कुल गलत बात है। फैक्ट है कि 5% केस को ही हेमरेजिक डेंगू कहते हैं, अदरवाइज 90% केस में आपको हेमरेज नहीं होगा, प्लेटलेट काउंट जरूर कम होगा। फियर क्या था कि अगर हमको डेंगू हो गया तो हमको हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा, ये भी एक फियर था। उसका फैक्ट क्या है, डेंगू के 10% मरीज को ही हॉस्पिटल की आवश्यकता पड़ती है। अब ये मेरे कहने से हो नहीं जाएगा, तो मैं उसको कुछ पैरामीटर दे रहा हूं किन पेशेंट्स को जरूरत पड़ती है जिनका सीआरपी 100 से ज्यादा हो गया हो। जनरली 6 से नीचे रहता है, और कोई भी जो एक्यूट इन्फेक्शन होते हैं तो उनमें आपका 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। डेंगू के हर पेशेंट में सीआरपी मोर देन 100 नहीं होने वाला। एसजीपीटी अगर आपका 1000 है तो इसका मतलब आपका लिवर फेलुअर में जा सकता है, पेशेंट को एडमिट करिए। एचसीटी, एचसीटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एचसीटी हीमेटोक्रिट वैल्यू होती है। जब आप सीबीसी कराते हैं तो उसमें एक हीमेटोक्रिट वैल्यू होती है। अगर हीमेटोक्रिट आपका 55 से ज्यादा है तो इसका मतलब यह है कि बॉडी में लीकेज शुरू हो गई है, पेशेंट का ब्लड प्रेशर गिर रहा होगा, ब्लड गाढ़ा हो रहा है क्योंकि पानी निकल रहा है ब्लड वेसल से। तो अगर एससीटी 55% से ज्यादा है, आपका डब्ल्यूबीसी 2000 से कम हो गई है, और प्लेटलेट आपकी 20,000 से कम हो गई, तो ऐसे पेशेंट को हॉस्पिटल की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे पेशेंट को आप रेफर करें तो अच्छा होगा, या अंडर ऑब्जर्वेशन रखें, एक सेकंड ओपिनियन ले लेंगे तो अच्छा रहेगा। एक पेशेंट जरूर मैंने जो डेंगू का ट्रीट किया था, उसकी 15,000 काउंट थी, और वो मेरे पास क्रिटिकल फेज में आया था। तो उसकी ये बाकी जो फाइंडिंग्स थी वो ठीक थी, हीमेटोक्रिट ज्यादा नहीं बढ़ा हुआ था। और जब मैंने उसको ये पूछा कि तुम्हें भूख कैसी लगती है, तो वो 15,000 काउंट में फीवर के दौरान बोल रहा है कि मुझे भूख तो बढ़िया लगती। तो ये जो सिम्टम था वो मेरे दिमाग में ऐसा गया कि यार पेशेंट को भूख लग रही है, इसका मतलब डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ेंगे। हालांकि मैं आपको एक ऐसी पैथोलॉजिकल रिपोर्ट भी बता सकता हूँ जिसको करा के आप ये भी बता सकते हो पेशेंट को कि तेरे कितने दिन बाद प्लेटलेट बढ़ना चालू हो जाए। अगर आपकी डब्ल्यूबीसी कम हो रही थी पहले और वो बढ़ने लग जाए, क्योंकि सबसे पहले डब्ल्यूबीसी घटती बढ़ती है, कारण क्योंकि वो कुछ घंटे ही जिंदा रहती है, और प्लेटलेट 3 या 4 दिन जिंदा रहती है, इस पर उस पर बाद पे असर आता है। डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ रहे हैं तो प्लेटलेट भी बढ़ जाएंगी। प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन सिर्फ नंबर देख के नहीं करते, 10,000 से नीचे होगा तो प्लेटलेट चढ़ेंगी ही। क्यों चढ़ेंगी? एज एन प्रिवेंटिव चढ़ाई जाती है, चाहे ब्लीडिंग हो चाहे नहीं हो।
ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर 20,000 से कम है प्लेटलेट और साथ में कुछ रिस्क फैक्टर है पेशेंट को, जैसा मैंने आपको बताया कि 5 दिन तक फेब्राइल फेज होता है, 5 दिन के बाद क्रिटिकल फेज होता है, तो उस दौरान भी अगर मरीज को फीवर आ रहा है, ब्लड प्रेशर गिर रहा है, जो कि सेप्सिस के कुछ साइन है, तो फिर आप 20,000 पे ही प्लेटलेट चढ़ानी पड़ेगी। तो प्लेटलेट का कोई फिक्स नंबर नहीं होता है ना। प्लेटलेट 50,000 से नीचे हो तब भी प्लेटलेट चढ़ानी पड़ेगी। ऐसा एक ही कंडीशन में होता है जब पेशेंट को किसी कारण से उस समय सर्जरी करानी पड़ जाए, ठीक है। तो प्लेटलेट कम हो गई, प्लेटलेट चढ़ाना पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। आप ये 3 चीजें याद रखिए। फैक्ट नंबर 4 जो मैंने बताया था कि बकरी का दूध, लीची और इन्हीं के खाने से, पपीते के बीज से ही प्लेटलेट बढ़ेंगी। अगर मरीज को कोई कॉम्प्लिकेशन और कोमॉर्बिडिटी नहीं है तो प्लेटलेट अपने आप बढ़ेंगी, अपने आप। और नाम किसका होगा? आपका। आपने बढ़ा दी, बकरी का दूध दे रहा हूं तो साहब इससे बढ़ गई होंगी। हकीकत बात यह है कि वायरल जब इफेक्ट चला जाता है बॉडी से, जो कि 7 या 8 दिन 10 दिन, वैसे 7 से 15 दिन का फेज बोला जाता है, डायबिटिक नहीं है और कोई समस्या नहीं, किडनी के पेशेंट नहीं हो, तो एरिथ्रोपोइसिस, हीमोपोइसिस, ल्यूकोपोइसिस ये बॉडी खुद करेगी। आप ब्लड दे के आइए, आपकी आरबीसी कम होंगी, तुरंत बन जाएगी। तो प्लेटलेट की मात्रा तो खुद बढ़ने वाली है, बस आपको उस समय धैर्य रखना है और अपनी रिपोर्ट्स हमेशा कराते रहना है, उनका बाकायदा एविडेंस रखना है। भगवान न करे कल को उसको कुछ होता है तो आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स होंगे कि आप ये काम करके चल रहे थे। फैक्ट नंबर 5, जैसा कि मैंने फियर में बोला था कि होम्योपैथी में कोई इलाज नहीं है, एलोपैथी में इलाज है। तो एलोपैथी में डेंगू की कोई स्पेसिफिक दवा नहीं होती, हकीकत बात ये है, बल्कि उल्टा, बस मरीज के सिम्टम और कॉम्प्लिकेशन को ट्रीट किया जाता है, ठीक है। मतलब उनके पास कोई ये नहीं है कि एंटी डेंगू मेडिसिन है, वो तो सिर्फ क्या करेंगे, जो सिम्टम होंगे उसकी दवाई देंगे या जो कॉम्प्लिकेशन हो रहे होंगे उसकी मेडिसिन देंगे। तो वो 5 दिन तक आपको एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, जिनको हम एनसिड्स कहते हैं, वो खिलाते हैं। आपको सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाने के लिए एंटीबायोटिक खिलाते हैं। क्यों एंटीबायोटिक खिलाते हैं? क्योंकि अभी अभी बताया 3,000 काउंट रह जाती है डब्ल्यूबीसी, 2,000 काउंट रह जाती है डब्ल्यूबीसी की। अगर ये कम हो गई तो हम बाकी इन्फेक्शन हो जाएंगे हमको, और अगर सेप्सिस हो गई तो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन कराना पड़ जाएगा। तीसरी चीज, जब हम क्रिटिकल फेज में होते हैं, जब क्योंकि हमारा जो एंटीबॉडीज बन गई थी वो क्रॉस रिएक्ट कर रही थी बॉडी के टिश्यूज से, तो स्टीरॉइड एक एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग होती है, वो खिलाने के बाद कॉम्प्लिकेशंस को रोक देते हैं। तो वो सिर्फ कॉम्प्लिकेशन को ट्रीट कर रहे हैं और सिम्टम्स को ट्रीट कर रहे हैं। आपके पास आए तो क्या करना है? जैसे ही आपके पास डेंगू का पेशेंट आए तो इन्वेस्टिगेशन जरूर कराएं। आपको लग रहा है कि ये NS1 पॉजिटिव आ गया है, आपने पता भी कर लिया, तब भी आपको उसकी CBC कराते रहना चाहिए। आप अगर उसकी काउंट 70,000 से नीचे है, 40,000 से नीचे है, तो आप उसको डेली भी करा सकते हैं, सुबह शाम भी करा सकते हैं, वो डिपेंड करता है प्लेटलेट काउंट कितनी कम है। सभी लिखते हैं। आपको लीगल और डॉक्यूमेंटेशन के लिए नोसोलॉजिकल डायग्नोसिस बहुत जरूरी है। जैसे अभी मैं आपके पास एक केसेस के रिपोर्ट ले आया, अगर मैं जांच नहीं कराता तो कहां से रिपोर्ट लाता? फिर मैं खूब कहता रहा साहब हमने हमने डेंगू ठीक किया, वो हमें लग रहा था पेशेंट में डेंगू है, इसीलिए हमने डेंगू ठीक किया है। तो भाई आपके डॉक्यूमेंट कहाँ है? कहाँ है? तो किसी को बताने के लिए आपको जांचें करानी है। पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन से आप मरीज के कॉम्प्लिकेशन को पहचान सकते हैं, जिससे आपका कोई केस बिगड़ेगा नहीं। मैंने अपनी क्लिनिकल ट्रेनिंग में जो सीखा, और मैंने यहाँ मेरे काफी स्टूडेंट्स भी बैठे हुए हैं, मैंने हमेशा ये सिखाया कि आप कुछ ठीक कर पाए ना कर पाए, बिगाड़ना एक भी नहीं। नहीं तो होम्योपैथी को जल्दी बदनाम करता है आदमी। तो सबसे पहले जो मैंने सीखा है कि सबसे पहले आप अपना कवच तैयार करिए, तलवारबाज में। आपको रिपोर्ट देख के ये पता होना चाहिए किसमें मुझे हाथ डालना है, किसमें नहीं डालना है। पेशेंट अगर आपका खराब हो गया तो ये बड़ी बुरी स्थिति हो जाएगी, आपको बचना मुश्किल हो जाएगा। तो पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स आपको क्यों जरूरी है? पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन ना हो और कोई केस ना बिगड़े। वो जो पैरामीटर मैंने आपको दिए थे, अगर वो सही है तो आपके पेशेंट को कुछ नहीं होगा। अच्छा, अब साहब इतनी जानकारी दे दी, सब हो गया है ना। अब हो सकता है कि कोई मेरे स्टूडेंट में से ही कल किसी के पास डेंगू का केस आ जाए,
तो वो जरूर मुझे फोन करने वाला है, सर डेंगू की कोई अच्छी दवाई बता दो। जब हम भी बिगिनर थे, शुरुआत थे, सर के यहाँ बैठते थे अपनी क्लिनिकल ट्रेनिंग में, तो हमको भी मतलब ये मन होता था यार पूछ लो, और पूछ के सबसे पहले सवाल हम गलत करते हैं। क्या? कि सर डेंगू कोई एक दवाई बताता है। अरे भैया एक होती है होम्योपैथी, मतलब पहले ही प्रिंसिपल मैं गड़बड़ कर दिया आपने। एक ही तो नहीं होती, एक होती तो फिर बात ही क्या है। ठीक है, तो अब फिर क्या वो तरीके हैं, मैंने जो अपने सर के यहाँ सीखा है वो मैं आपको बताता हूँ। सर ने हमको सबसे पहले ये सिखाया कि आपके पास पेशेंट आता है तो आपको सबसे पहले ये नहीं देखना है कि दवाई कौन सी देना है उसको। तो आप सोच रहे होंगे डिजीज डायग्नोसिस की कहेंगे, डिजीज डायग्नोसिस तो हो गई, कर लिया आपने डेंगू का पेशेंट है। सबसे पहले इस बात का सिलेक्शन करिए कि आपको कौन सी अप्रोच से दवाई देना है। अप्रोच सिलेक्ट करिए पहले। क्या उसको पैथोलॉजिकल अप्रोच से दवाई देनी है, क्या उसको कॉन्स्टिट्यूशनल दवाई देनी है, क्या उसको सिम्टोमेटिक देनी है, थेरापेटिक बेस पे देनी है। अच्छा, ये कौन डिसाइड करेगा? ये हम डिसाइड नहीं करेंगे, ये हमारा पेशेंट डिसाइड करेगा। पेशेंट में जो भी सिम्टम, जो भी सिचुएशन अवेलेबल होगी उस समय, वो हम पेशेंट को उस आधार पर दवाई का चुनाव कर सकते हैं। जैसे पहली सिचुएशन, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ये एक एपिडेमिक होता है इस बीमारी का, मतलब एक पर्टिकुलर मंथ में, इधर सितंबर अक्टूबर नवंबर में खूब सारे केसेस आएंगे उस समय लगातार। तो जब आपके पास पेशेंट जब आते हैं तो आपको उस समय फीवर के कुछ कॉमन सिम्टम देखने को मिलते हैं। आप क्या देखते हो कि पेशेंट को ज्यादातर, यार ये ब्राइनी ही जा रही है, ब्राइनी एक एग्जाम्पल है, ध्यान रहे, नहीं आप ब्राइनी दे दो। हर एपिडेमिक में अलग अलग जीनस एपिडेमिकस हो सकती है। तो आपको ये समझ में आने लगता है एज ए प्रैक्टिशनर कि यार ये बार बार दवाई हमको प्रिस्क्राइब हो रही है पेशेंट को, शायद ये जीनस एपिडेमिकस होना चाहिए इस समय के एपिडेमिक का। तो अगर आपके पास कोई और अगर पेशेंट आए और सिम्टम नहीं बता पा रहे तो आप जीनस एपिडेमिकस का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप पैथोलॉजिकल प्रिस्क्राइबिंग कर सकते हैं। आपको पता है डेंगू पॉजिटिव है वो, है ना? तो एक दवाई है आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। मेरा ऐसा मानना है और ये मेरा एक्सपीरियंस है कि ये जो आरएनए है वो जब हमारा विरोध हो रहा था, पहले दुश्मन का अटैक हुआ था, इस्तेमाल वहां किया है जहां आरएनए वायरस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एक डीएनए भी आता है, दोनों ही इम्यून मॉड्यूलेटर है, मतलब आपको जो ऑटोइम्यून रिएक्शंस हो रही है उनको रोकेगा ये। तो आप आरएनए का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। टिनोस्पोरा सबको पता है, अपने यहाँ बहुत होम्योपैथी में जितने भी साइरप्स बन रहे हैं आज, जो ये कहे जाते हैं कि ये प्लेटिलेट बढ़ रहा है, ये गिलोय है। गिलोय सुना होगा, आप सब लोगों ने सुना होगा, अपने यहाँ मदर टीचर आता है इसका, कैरिका पपाया अगेन भाई, ये भी ऐसा, ये मतलब हेमरेजेस को रोकने के लिए होता है ऐसा, अपने यहाँ किताबों में लिखा है, तो आप इसको भी दे सकते हैं अगर पेशेंट को ऐसा लग रहा है कि ब्लीडिंग हो सकती है तो। या फिर आप थेरापेटिक प्रिस्क्राइबिंग करिए, ये बताने की जरूरत नहीं है, मेरे सीनियर्स भी हैं, स्टूडेंट है, सब जानते हैं यूपेटोरियम प्रावेनिया रेस्ट्रॉक्स, पर इनका हम इस्तेमाल सिम्टोमेटिक बेस पे ही तो करेंगे जब उसका सिलेक्शन आ रहा होगा या पेशेंट के सिम्टम आ रहे होंगे। थेरापेटिकली तो हमको एक ग्रुप मिल जाता है कि हाँ भैया चार बहुत चलती है डेंगू में, इसी में से कौन सी सिमिलर हो रही है, हमने दवाई उसमें से चुनाव कर सकते। एक्यूट सिम्टोमेटिक प्रिस्क्राइबिंग और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग से यहाँ ये मतलब है, कभी कभी किसी पेशेंट में बहुत करेक्टरिस्टिक पर्टिकुलर मिलता है, तो ऐसे केस में आप एक्यूट सिम्टोमेटिक प्रिस्क्राइबिंग कहते हैं उसको, वो कर सकते हैं। या आपका अगर वो पुराना पेशेंट है, मान लीजिए जैसे आप किसी वजह से उसको फास्फोरस दे रहे थे पहले से ही एज एन कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन, और ऐसे में अगर उसको डेंगू होता है और आपको ऐसा लगता है कि अभी मैं कोई दवाई का चुनाव नहीं कर पा रहा हूं, तो और फास्फोरस एक ब्लीडिंग टेंडेंसी की भी मेडिसिन है, आर्सेनिक एल्बम एक ब्लीडिंग टेंडेंसी की मेडिसिन है और फीवर में भी काम करेगी, तो आप ऐसे भी चुनाव कर सकते हैं। माता को देखा होगा, वो सिर पे ऐसे कई सारे हथियार होते हैं उनके पास, होम्योपैथ के पास भी इतने ही हथियार होने चाहिए। मैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग करता हूं, गलत। मैं पैथोलॉजिकल प्रिस्क्राइबिंग करता हूं, गलत। मैं उस कंडीशन में जो जरूरी होगा वो प्रिस्क्राइबिंग करता हूं। मैं किसी एक तरीके से प्रैक्टिस करता हूं, ये नहीं होना चाहिए। आपको आपके पास सारे हथियार होना चाहिए अकॉर्डिंग टू राक्षस। दुर्गा माता पता नहीं किस हथियार का यूज करें, आप समझ गए मेरी बात? तो ये आपके पास कुछ अप्रोचेज हैं जिनको आप डेंगू के पेशेंट को दे सकते हैं, जिन अप्रोच के